हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है जो कि जेई 2021 पेपर 2 में, एडवांस के पेपर 2 में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन मैं आज लेके आपके सामने आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ना बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक का पूरा आपको फील दे देगा, है ना, एकदम रिवाइज हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये दो क्वेश्चन है। ये 2020 में आया था, जहाँ तक मुझे याद है। पेपर 1 या पेपर 2 में आया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 2020 का क्वेश्चन है ये। तो ये दो क्वेश्चन आज हमारा एजेंडा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना जल्दी से। अ थर्मली इंसुलेटेड insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle। आपको देख रहा है यहाँ पे ऐसे, ये वाला क्या है, फ्री टू मूव है ना। और पूरी जगह पर आपको इंसुलेटर है, ये सब कुछ कहीं पर भी हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा। ना तो ये दोनों गैस आपस में हीट का इंट्रैक्शन करेंगे, ना तो सराउंडिंग से हीट का इंट्रैक्शन कोई भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये अलग से अरेंजमेंट है, इस पर बात करेंगे। On each side of partition there is 1 mole of ideal gas। इधर भी नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। विद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों के लिए CV आपको दे रखा है। इधर भी CV जो कि 2R है, ठीक है ना। Here R is the gas constant। Initially each side has a volume V0, इधर V0 और इधर भी V0 एंड टेम्परेचर T0। आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, T0 V0, इधर भी T0 V0। द लेफ्ट साइड हैज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विच इज टर्न ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू गैस ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी दिस हीटर। वो कहना चाह रहा है कि दिस हीटिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ेगा, जिससे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो टक्कर मारेंगे या आप कह सकते हो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बढ़ेगा, उसके चलते ये पिस्टन मूव करेगा। क्योंकि हीटिंग प्रोसेस बहुत स्लो है तो ये पिस्टन का मूवमेंट भी क्या होगा, बहुत स्लो होगा, ठीक है ना। चलो ओके ओके ओके, आगे क्या कहता है, एज अ रिजल्ट द पार्टीशन मूव स्लोली, देखो बोला भी है, टूवर्ड्स द राइट, रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू V0/2। इसका वॉल्यूम फाइनली कितना हो जाएगा, V0/2 हो जाएगा। ओके, कंसिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड बिकम्स TL एंड TR। फाइनल सिचुएशन में जब पिस्टन यहाँ पर होगा, यहाँ पे आ जाएगा TR टेम्परेचर, यहाँ पूरी जगह पे आ जाएगा TL टेम्परेचर। इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, हीटर एंड पार्टीशन। ओके भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में पहला पार्ट जो उसने बोला था, वैसे MCQ क्वेश्चन है, मतलब उसमें ऑप्शंस मौजूद थे, 4 ऑप्शन मैंने नहीं दिए। क्वेश्चन में पहला पूछा था कि वैल्यू ऑफ TR एंड T0, मतलब इस साइड जब वो पार्टीशन यहाँ पहुँच जाएगा, उसमें जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो TR था, TR अपॉन T0 कितना आएगा, वो पहला क्वेश्चन। दूसरे में पूछता है कि जो Q अमाउंट ऑफ हीट आपने हीटर के थ्रू सप्लाई करा था, वो Q अपॉन R T0 का वैल्यू कितना आएगा। तो पहला पार्ट थोड़ा आसान है, दूसरा पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। ये आपको कुछ छोटी सी बात जो है का कंसेप्ट अगर आप पकड़ के चलते हो तो आपको एक क्वेश्चन जो है 2-3-4 लाइन में सॉल्व करके दे देगा, है ना। चलो, तो आप चाहें तो इसको एक बार जो है इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ें, बट ठीक है, आप वीडियो जो है पॉज करके ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखना भाई आप समझो जरा इस बात को कि अगर मैं ना इस राइट साइड वाले पर ध्यान दूँ, राइट साइड वाला चैम्बर, राइट साइड वाले चैम्बर में क्या हो रहा है, गैस जो है कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, दबा रही है इसको गैस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पिस्टन इसकी तरफ आ रहा है और ये इसका वॉल्यूम कम कर रहा है कि नहीं, तो एक कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पर है। अब वो कंप्रेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है कैसा, वो देख लेते हैं। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक बोल नहीं सकता क्योंकि ये वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो कौन सा प्रोसेस है भाई, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, राइट हैंड साइड पे कहीं से भी हीट का इंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, तो आंसर है नहीं है सर, कहीं पे नहीं है। क्योंकि देखो ये हीटर तो इस वाले कंपार्टमेंट में है ना,
इधर तो कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं सारे, पार्टीशन भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, तो हीट का इंट्रैक्शन कहीं भी नहीं होगा इस राइट हैंड साइड से। इसका मतलब जो भी कंप्रेशन प्रोसेस है, दैट कंप्रेशन प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक। सही है। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, इसका इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है अपने को, फाइनल टेम्परेचर हमें पता करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। बात समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। वो कितना होता है, वो होता है टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो बस वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, वो सारी बातें कि अगर आपको पढ़ना हो ना तो वो आप देख सकते हैं कि बोथ साइड हैव इनिशियल वॉल्यूम्स, टेम्परेचर, प्रेशर आपको दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा, CV2R दे रखा, ईच वॉल्स एंड पिस्टन आर इंसुलेटिंग। ये क्यों है, इसका लॉजिक देने क्या था, मैंने बोला कि थोड़ा थिंक करो आप, है ना, और वो मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया यहाँ पे। इफ़ वी लुक एट राइट चैम्बर, गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड विदाउट एनी इंट्रैक्शन ऑफ हीट, है ना, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। चलो इधर आ जाओ आप जल्दी से। अब फॉर राइट साइड ऑफ गैस मैंने क्या लगाया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में कंसेप्ट लगा दिया, है ना, ये रिलेशन इस्तेमाल कर लिया कि ये होता है। अब वो कहाँ से आता है, एडियाबेटिक का बहुत फेमस सा रिलेशन है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वहाँ से मैंने इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लिया T और V के टर्म्स में। तो इसको लिख सकता हूँ T1V1 पर गामा माइनस वन इसको T2V2 पर गामा माइनस वन। अब हमें गामा मालूम चले तो मेरा काम हो जाएगा, उसके लिए CV दे रखा है। CV क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस वन, वो है 2R, तो यहाँ से आपने गामा निकाला, वो आ गया 3/2। बस यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि पहले T0 था, वॉल्यूम V0 था, गामा माइनस वन, फिर बाद में TR हो गया, वॉल्यूम V0/2 हो गया, गामा माइनस वन। ये सब आप सॉल्व कर लेना। इसका वैल्यू जो हमारे पास निकल के आता है TR का, वो आएगा T0√2। तो यहाँ से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि TR अपॉन T0, है ना, वुड बी इक्वल टू √2। तो ये हमारा कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा था, तो √2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है उसको देखिए, वो है भैया द वैल्यू ऑफ Q अपॉन RT0, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए देखते हैं बच्चे जल्दी से। आप ये समझो जरा, इसके पीछे लॉजिक मैं क्या लगाऊंगा कि ये जो अपना चैम्बर था, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये चैम्बर में जो पार्टीशन पहले यहाँ पर था, ये पार्टीशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, सही बात है, हाँ, और आप यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है ना, ओके सर। ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन इज मूविंग वेरी स्लोली, इट मीन्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पिस्टन इज 0, so you can say net work done on piston 0। और वर्क डन कौन लोग करेंगे, इधर की गैस और इधर की गैस, सही है। तो अगर ये जो गैस का वर्क डन है, अगर वो नेट 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इनको एक सिस्टम मान लेता हूँ, दोनों साइड की गैस को, इधर की और इधर को, तो जो भी इस सिस्टम में हीट आया वो दो जगह जाना चाहिए था, पूरे सिस्टम में टोटल वर्क डन सिस्टम में आना चाहिए था, और टोटल सिस्टम का, है ना, टोटल सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में आना चाहिए था। क्योंकि वर्क डन 0 हो गया नेट, तो जो भी आप हीट दोगे वो दोनों का इंटरनल एनर्जी चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? और इस चीज़ को शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी, देखो ये देखो मैंने लिखा पूरी चीज़, है ना। सो वी कैन कंक्लूड दैट हीट सप्लाइड टू गैस विल बी यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेज, है ना। तो वो बात लिखी है, अभी इस पर मैं आऊँगा, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पीछे चल रहा हूँ। ये फंडा क्लियर है कि मैंने क्या बोला, जो क्यू होगा वो इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना बच्चे कि मैं जब डेल्टा यू निकालूंगा, मान लो इस तरफ का निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का, तो डेल्टा यू तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, सही है ना। हाँ सर, इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया TF, इसका इनिशियल टेम्परेचर था T0। तो डेल्टा यू क्या लिखोगे, NCV TL माइनस T0, सही है। TL हमें नहीं पता, तो TL निकालने के लिए हमें फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। आप सोचो, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, मतलब हर यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया होगा ना, तो इंटरमीडिएट हर स्टेज में ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा, और ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इसे हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस है, मतलब जिस भी इंस्टेंट पे आप देखोगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर आगे गया फिर इक्विलिब्रियम में, फिर आगे गया फिर इक्विलिब्रियम में।
तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड से आने वाली गैस का प्रेशर क्या रहे, हर मोमेंट पे सेम रहे। तो जब अगर इस मोमेंट पर फाइनली पहुंच गया, तो अगर इधर प्रेशर पी एल है और इधर प्रेशर पी आर है, तो पी आर मस्ट बी इक्वल टू पी एल। ठीक है ना? ओके सर, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना? अच्छा, उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे टी एल निकालने, क्योंकि टी आर तुम्हें पता है √2 टाइम्स टी नॉट। ओके सर, देखना ध्यान से। अब देखो, जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आया उसमें क्या हुआ, राइट हैंड साइड का वॉल्यूम वी नॉट घट गया, मतलब इधर वी नॉट बाई टू घट गया, मतलब इधर वी नॉट बाई टू एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो इधर का नेट वॉल्यूम हो गया वी नॉट प्लस वी नॉट बाई टू, 3 वी नॉट बाई टू। इधर हो गया हमारे पास वी नॉट बाई टू। नंबर ऑफ मोल्स जो थे, पहले N1 थे इधर, बाद में मान लो N1 डैश हो गए इस साइड, यहाँ पे N2 थे, बाद में N2 डैश हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, कोई लीकेज वुकेज है नहीं। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो एक गैस का है वो पहले और बाद में कांस्टेंट रहेंगे, ऐसे ये आपस में कांस्टेंट रहेंगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले लगाया N1 बराबर N1 डैश, पहले वाले चैम्बर में मोल्स को कंजर्व करा दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, PV अपॉन RT। तो पहले P नॉट वी नॉट अपॉन RT नॉट, बाद में लेफ्ट हैंड साइड में PL वॉल्यूम हो गया 3 वी नॉट बाई टू अपॉन R इंटू TL। तो यहाँ से TL एक ये रिलेशन निकल गया। इसमें PL अननोन है ना? तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में आऊँगा, अगेन वही लगाऊंगा, N2 बराबर N2 डैश, नंबर ऑफ मोल कंजर्व कर दिए। इसके क्या थे, P नॉट वी नॉट अपॉन RT नॉट। यहाँ पे राइट हैंड साइड का प्रेशर PR हो गया, वी नॉट बाई टू वॉल्यूम हो गया, और टेम्परेचर जो था वो √2 टाइम्स टी नॉट था, और ये R से R चला जाएगा, ये चला जाएगा। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया PR इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स P नॉट। इसको यहाँ पे चिपका दो बेटा, तो TL हमारे पास फाइनली निकल के आता है 3√2 टाइम्स टी नॉट आ गया। अब हमारे पास अगर TL आ गया तो हमारा पूरा फंडा ही क्लियर है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं सॉल्व करने के लिए। अब हमने बताया आपको कि जो भी Q होगा वो दोनों गैसेस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाएगा। और ये होता है कितना है, NCV डेल्टा T। लेफ्ट हैंड साइड गैस में टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, TL माइनस टी नॉट, बाद वाला पहले वाला। यहाँ पे राइट हैंड साइड में NCV TR माइनस टी नॉट, है ना? CV का वैल्यू 2R दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स 1 था, तो 1 इंटू 2R, ये NCV हो गया। TL प्लस TR माइनस 2 टाइम्स टी नॉट, अगर आप इसको कॉमन ले लोगे ना तो यही आएगा आपके सामने, है ना? इनकी वैल्यूज रखो, TL आ गया 3√2 टी नॉट, ये आ गया √2 टाइम्स टी नॉट माइनस 2 टाइम्स टी नॉट कॉमन ले लो तो ये आएगा आपका 4 टाइम्स √2 टी नॉट माइनस 2 कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 4, तो 4 टाइम्स ये आएगा 4 टाइम्स R टी नॉट √2 माइनस 1। तो ये R टी नॉट को Q के नीचे ले जाना है, तो Q अपॉन R टी नॉट कितना आ गया, 4 टाइम्स 2√2 माइनस 1। ये है बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बाकी है भैया, कहाँ जा रहे हो, है ना? तो देखो, समझाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आप अगर ना फंडा देखो, जो मैंने बहुत जो है काफ़ी एफर्ट लगा कि मैंने आपको हर एक कंसेप्ट सिखाया, बताया, उसमें टाइम लगा है कि नहीं? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखना, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। और आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में एक तो वो रोटेटिंग सिलेंडर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा बेहतरीन हो गया। आप क्वेश्चन पढ़ते जल्दी से, डरना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ बीकर ऑफ रेडियस R इज फिल्ड विथ वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 4/3, अप टू हाइट H एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा है डायग्राम। इन द फिगर ऑन द लेफ्ट द बीकर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, मतलब इसको हम लोग ओमेगा से घुमा सकते हैं। दिस मेक्स द वाटर सरफेस कर्व्ड सो दैट difference in the height of water level at the center and the circumference of the beaker is h। यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप जो घुमाओगे ना तो ये लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसे कम आ जाता है। जितना नीचे आ गया वो आपका स्मॉल h दे रखा, और बोलता है स्मॉल h इज वेरी लेस देन कैपिटल H, और ये जो h है वो इसके रेडियस ऑफ बीकर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, कहता है कि टेक द सरफेस टू बी अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, ये सरफेस को आप स्फेरिकल सरफेस मान सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, और आपको जी को ले लेना सीन में अगर कहीं दिखे तो। पहला ऑप्शन आप देखो कि R इज इक्वल टू H² प्लस R² अपॉन 2H। R क्या है, इस मिनिस्कस का, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है ना, और स्मॉल r क्या है, इस ट्यूब का रेडियस, और H तो आपने देख ही लिया। एक रिलेशन इसमें आया,
फिर अब देखो ए और बी में सेम बातें कर रहा, तो या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, इन दोनों में से। अब तीसरी बात कर लेते हैं, एपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ बीकर इज क्लोज टू दिस, और सेम चीज़ बोल रहा है क्लोज टू दिस। तो अगेन हमारे पास या तो ए बी में से एक ऑप्शन मिलेगा और सी और डी में से एक ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखना ध्यान से। जब भी रोटेटिंग सिलेंडर वाला कंसेप्ट आ जाए, उसमें लिक्विड रखा हो ऐसे, और अब में ओमेगा कांस्टेंट अगर है, तो ये एक मिनिस्कस का शेप ऐसा हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप कोई एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के बारे में देखो ध्यान से, तो उस एलिमेंट पर एक mg नीचे लगेगा, और अगर आप इसी एलिमेंट पर बैठ के देखो तो एक स्यूडो बाहर की तरफ लगेगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और जिधर नेट फोर्स आता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिनिस्कस का शेप आता है ना। तो ये मिनिस्कस शेप ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, तो आप अगर यहाँ पर tan थीटा लगाओगे, tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाता है, ये अपॉन ये वाला साइड था, इधर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर, अगर ये गैप x है तो ओमेगा स्क्वायर x, और ये वाला हो जाएगा आपका g, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी, है ना। और ये tan थीटा हो गया, और tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस कर्व, है ना। तो dy बाई डी एक्स, dy कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी टाइम्स डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो y का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ x, जो कि है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। तो एक पैराबोला की इक्वेशन टाइप का आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू r रख दूँ, x मतलब ये जो हमने चूज़ किया था एलिमेंट, अगर मैं r दूरी वाला, x में r दूरी वाला एलिमेंट देखूं तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और वहाँ पर y जो आया इस वाले पॉइंट से वो h के बराबर है। तो h का एक रिजल्ट आ गया ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ये रिजल्ट बच्चों को ना डायरेक्ट याद रहता है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब ये देख लो कि अगर ये मिनिस्कस जो था हमारे पास, अगर स्फेरिकल मान के चल रहे हैं इसे, तो इसके इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल जो होगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देगा, सेंटर दे देगा, किसका, इसका सेंटर। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली गैप, ये वाला हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ मिनिस्कस, जो कि मैंने r बोल रखा, तो ये r हो गया। यहाँ से लेके ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये h के बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल r था, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस एच। इस पूरे ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो कहेगा इसका स्क्वायर जो होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ से मैं इसको एक्सपांड किया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से आर जो निकल के आया फाइनली वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h के इक्वल हो गया, जो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है ना बच्चे, तो ये बहुत आसान था, पहला वाला तो बहुत आसान था। दूसरा वाला जो सी और डी में से आपको चेक करना ना, सही बताऊं तो ये फिजिक्स के लिए, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टफ क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन ये इतने सारे अप्रॉक्सीमेशन लगाने पड़ जाएंगे ना कि वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है सॉरी, है ना, कि इतने सारे अप्रॉक्सीमेशन लग जाते हैं ना इसमें कि मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो आओ बेटा उसको भी कर लेते हैं अपन, है ना, सारी चीज़ें कर लेंगे। देखना मैंने क्या किया, ये स्फेरिकल सरफेस बनाया भाई, है ना। ये जो बॉटम वाला पॉइंट था ये वाला, हमें इसका देखना है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है ना, सुरीली अखियों वाला, ऐसे ऑब्जर्वर को यहाँ पे देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा उसको ऊपर नजर आएगा। देख, ये आपने भी गौर किया होगा, किसी भी आपने एक ट्रांसपेरेंट जो है मीडियम में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, अगर ये मीडियम रह रहे तो, है ना। तो सेम वही है, जहां पर आपको दिखाई देगा, जहां पर वो आपको दिखाई देगा, मान लो यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ से जो हाइट आएगी इसे बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। तुमसे वही पूछ रहा है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फाइनल इमेज जो इस पॉइंट का बनेगा, मान लो यहाँ पर आता है, तो वही फाइनल इमेज का पोजीशन हमें चाहिए। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 μ1 क्या होते हैं, μ2 होता है जहाँ रे बाद में जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, तो रे इस मीडियम में पहले आई होगी तो ये μ1 हो गया, ये इस मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बाहर वाला मीडियम μ2 हो जाएगा। बाहर वाला मीडियम क्या था, एयर, तो μ2 1 और μ1 क्या हो जाएगा 4/3 वाटर था शायद, है ना। इस फॉर्मूले में v क्या था जो कि फाइंड आउट करना है, u क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप,
है ना, जो कि आपको कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। और ये आपको वही सेम फार्मूला रखेंगे, सारी वैल्यूज पुट किया, हमारे पास 1/v जो आएगा वो 4/3 माइनस h 1/-1/3r हो गया भाई, है ना। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन वगैरह इस्तेमाल कर रखे, दैट्स वाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v जो आया फाइनली वो आएगा -1/3r माइनस 4/3h माइनस h। ये तो ऐसे रख दिया मैंने, चूंकि h बहुत छोटा है h के कंपैरिजन में, तो आप इसको टोटल कैपिटल H रख सकते हो। तुम्हारे पास ये आया, ये माइनस साइन को मैंने इधर भेज दिया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा अपना लफड़ा आएगा, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग कि हमारे पास r क्या था, पीछे पाइथागोरस लगा के मैं निकाला था, स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h था। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था मैं, देखो ये निकाला था मैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर r के लिए रखा, यहाँ पर कुछ बातें हमें देखना है। तो 2h से ये दो टर्म बना लो, इसको 2h से डिवाइड करके, तो r स्क्वायर अपॉन 2h, और यहाँ करोगे तो h/2। इसको इधर भेज दो तो r माइनस h/2 क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाई 2h। ये h जो है बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो ये इसको हम लोग नेगलेक्ट मारेंगे। तो r का वैल्यू कितना आ गया, r स्क्वायर अपॉन 2h। बोलो आया। अच्छा, ये r स्क्वायर अपॉन 2h में h की जगह पे क्या रख सकते हो, जो कि हमने पहले निकाला था, ये ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g रख सकते हैं, है ना, ये रख सकते हो आप। तो उसको रखोगे यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g यहाँ पे रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा वो देख लो। इवन इन्होंने क्या किया, r स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास r जो फाइनली आया वो आ गया g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। बस देखो यहाँ से r निकाला था ना अपन ने, r स्क्वायर यहाँ पे चिपका दिया, तो हमारे पास जो कैपिटल R आया ना वो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ गया। बस यही एक ट्रिक था, जो कि हमारा कई बार मैं खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो ऑप्शन थोड़ा सा डेविएट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा और करना पड़ेगा। तो एक दो बार मैंने जब ट्राई मारा तब मुझे लगा कि ये अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैनिपुलेशन मैंने करा, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि r का वैल्यू आया था g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, उसको उठा के यहाँ पे रख दो आप, तो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये आ गया। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन जो था, अगर आप ध्यान से देखो तो उस ऑप्शन में 3h/2 या 3h/4 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसी जगह पर 1/v में 4/3h कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस इस साइड में क्या हो जाएगा आपका 3h/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो 4/3h बाहर चल रहा था, 1 प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया देखना कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3g चल रहा था, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3g था, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3h/4 से, 3 से 3 चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g बचेगा और h भी बचेगा। तो ये हमारे पास 1/-1/v आ गया 4/3h, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g इंटू h, है ना। जब इधर आप अभी ये जो v है, ये v, ये इसका साइन खुद नेगेटिव आएगा, तो अगर मैं इसके मॉड की बात करूं तो मॉड में ये पूरी चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा 3h/4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, तो ये -1 हो जाएगा, और इधर क्या आपको मिलेगा v। यही v जो यहाँ पे मिल रहा था, वही आपका जो लोकेशन ऑफ इमेज है फ्रॉम दिस पॉइंट, वही आपको एपरेंट डेप्थ भी दे देगा, है ना। तो ये आपका आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या करता है, मैच करता है। बात पूरी समझ में आई। तो थोड़ा सा दो अलग अलग कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने, लेकिन वो इतना टफ नहीं था, चाहे ये कंसेप्ट लगाना हो और चाहे हमने ये कंसेप्ट लगाया। बच्चे, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चों को आती हैं या उनको याद होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये जो मैनिपुलेशन था, ये वाली चीज़, ये ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन जो पूछा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर ही आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो कई बार हमें ऑप्शन भी चेक करना चाहिए, इवन क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन चेक करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन का जो है कैलकुलेशन का एक अप्रोच बनाओ अपना, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन थे, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।